Okay, this is question number 57. The reproduct सॉरी पहले ये डिस्कस कर रही थी सॉरी। तो हाँ, देखो ये तो स्टेटमेंट टू तो हमें पता ही है कि करेक्ट है, बिकॉज दैट इज लाइक एक्शन रिसर्च की डेफिनेशन है। ठीक है, दैट इट एथिकली एक्ट करना होता है आपको, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट पार्टिसिपेटिव रिसर्च की, जहाँ पे जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो दैट सब्जेक्ट, ठीक है, वो भी उस एक आपकी रिसर्च का पार्ट रहेगा। ठीक है, इट इज नॉट कि समवन जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, रादर रिसर्च इस तरह से शेप हो कि उसका जो है पूरा पूरा पार्टिसिपेशन रहे। ठीक है, जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह की जो सारी एक्टिविटीज है उसके अंदर आप देख सकते हैं, सब कुछ हमने यूनिट्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली एथिकल प्रैक्टिस जो है, इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, और बिकॉज इट इज पार्टिसिपेटिव रिसर्च है। ठीक है, आप ऐसी रिसर्च कर रहे हो जिसका कोई सोशल नतीजा निकले, ठीक है, जिससे कुछ ना कुछ आगे तरक्की हो। तो ऑब्वियसली यू हैव टू मैनेज द पीपल इन दैट। ठीक है, अब ये डायरेक्ट द रिसर्चर रादर देन फैसिलिटेटिंग। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक्शन रिसर्च जो है उसका एक चैलेंज ये हो जाता है कि वही वो रिसर्चर को, जो बंदा रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उसको फैसिलिटेट नहीं कर रही है। ठीक है, एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ फ्रेमवर्क, बस उसको डायरेक्ट करती है कि अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। नहीं, ऐसे तो नहीं होता ना। एक्शन रिसर्च ऐसी चीज है जो अपने आप से शेप होगी। ठीक है, जिसके अंदर हो सकता है आप कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ निकले हो फील्ड के ऊपर, लेकिन अब वो किस तरह से आगे की तरफ बढ़ेगी वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक्शन रिसर्च जो है एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है। आपको ऐसे कदम कदम पे ऐसे नहीं होता कि आपको कोई ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है कि अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है। ये थियरी जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड है अपने आप में, ऐसा तो नहीं है, वो कॉन्सेप्ट रिजिड नहीं है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका ये मतलब निकलता है। वैसे ये बहुत वेग स्टेटमेंट है, तो इसका इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ओके, so the next is question number 57. The Reproductive Rights National Network formed in 1978 in USA campaigned for RRNA. See, because आपको पता है यूएस में अबॉर्शन को लेकर के क्या चल रहा है, ठीक है, तो दैट इज वैसे ही वो न्यूज में था, तो अभी ये क्वेश्चन भी आ गया उसकी वजह से। इस तरह से करंट और स्टैटिक जो है आपस में काम करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव राइट्स नेशनल नेटवर्क इन formed in 1978 in USA campaigned for safe abortions, right of gay couples to adopt and raise children, against the sterilization of poor or unfit mothers, against the use of contraceptives. Tell me. It's a very simple question actually. फोर है मैम, ACD। क्यों लगता है आपको ऐसा? मैम इसको पढ़े हैं क्योंकि कि जैसे कि सुरक्षित गर्भपात कर रहा है तो सुरक्षित होना चाहिए। तो डी में फिर आप है समलैंगिक के लिए तो हो ही, समलैंगिक के लिए तो रूल्स नहीं है, तो इस वजह से इसको एक बार फैसला दिया। ऑप्शन डी के ऊपर फोकस करो, अगेंस्ट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। डू यू थिंक कि कोई मूवमेंट अगर मतलब सिर्फ जो आपने आंसर दिए मैं उसके ऊपर जा रही हूँ, आप बोल रहे हो ACD टुगेदर है, ठीक है, सेफ अबॉर्शंस, हाँ ACD। ACD बोला ना आपने, अब सेफ अबॉर्शंस हम्म। अगेंस्ट द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आपको लगता है किसी भी मूवमेंट के अंदर ये दोनों चीजों की डिमांड साथ में करी जाएगी? टेल मी दैट। आपको ये दोनों चीजें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगती? यस मैम। है ना? अगर बर्थ हाँ हाँ। प्रोटेक्शन जो है उसके उसके अगेंस्ट आप बोल रहे हो कि बर्थ प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स कि नो जो, नो नो। हाँ हाँ। हाँ हाँ मतलब सही में कंट्राडिक्ट है। आपको नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप ऐसा बोल रहे हो, मैं हम लोग सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, है ना? जो ये मूवमेंट थी या जो भी कैंपेन था हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि अगर कोई मूवमेंट ये बोले बर्थ कंट्रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है, कि इट्स एन अननेचुरल थिंग, भगवान के दिए हुए बच्चे हैं, जब हो रहे हैं उनको होने दो, पॉपुलेशन कंट्रोल नाम की कोई चीज नहीं होती है, हेल्दी रिप्रोडक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, मान लिया चलो बोल सकता है कोई कैंपेन, आजकल बहुत सारे कैंपेन ऐसी बात करते हैं स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ठीक है,
लेकिन एट द सेम टाइम क्या वही कैंपेन सेफ अबॉर्शंस की बात करेगा? अगर वो बच्चों को भगवान की दी चीज मान रहा है तो फिर इट विल ऑब्वियसली टॉक अगेंस्ट अबॉर्शंस टू, है ना? कि भाई अबॉर्शन तो फिर बहुत ही बड़ा पाप हो गया। अगर बर्थ कंट्रोल ही पाप है तो फिर अबॉर्शन तो उससे बड़ा पाप हो गया। तो ये दोनों चीजें साथ में तो नहीं यस जा मैम। सकती, है ना? नहीं नहीं, फिर बी सी डी होगा उस अनुसार। अब देखो, अब आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन हो सकता है फिर? बी सी डी ही होगा मैम, क्योंकि सेफ एबॉर्शन जो है, तो सेफ एबॉर्शन की बात ही नहीं करेगा तो सेफ तो होना ही नहीं। अब आप फिर से देखो, सेम चीज Ma'am, बोल रही safe abortions will be there, and ma'am, it also have the clause of right of gay couples to adopt and raise children too. So it's ABC. हूँ। सी रोमा, कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग, देखो आपने दोबारा से वही चीज कर दी। गे कपल्स के पास राइट होना टू अडॉप्ट एंड रेज चिल्ड्रन, इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग, ठीक है? और अगर कोई कैंपेन जो है कॉन्ट्रासेप्टिव्स के अगेंस्ट बात कर रहा है, वो कैंपेन इस चीज के बारे में बात करे, ये चीज बहुत लॉजिकल नहीं लगती है ना? ऐसा भी तो नहीं हो सकता। हम्म। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर ही सारे क्लूज अवेलेबल है, ओके? अगेंस्ट तो अगेंस्ट आप ये सोचो कि भाई, कॉन्ट्रासेप्टिव। हाँ, नहीं नहीं नहीं, कॉन्ट्रासेप्टिव का तो यूज करने ही बोल रहा है, क्योंकि आप वो जैसे कि इंडिया में था कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे नोड प्लांट सब था, ये सब यूज कर ही सकते हैं, तो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, इनको ध्यान से पढ़ो, नॉट कीवर्ड्स, ये बाकी की चीजें होती हैं। अगेंस्ट, ठीक है? राइट, रिप्रोडक्टिव राइट्स, ओके? इनको ध्यान से पढ़ोगे तभी क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है? तो मेरे हिसाब से भी इसका एबीसी होना चाहिए। लेट अस सी द आंसर। यस मैम, थैंक। कहाँ गया? 046, 1 है इसका, ठीक है? देखो, ये चीज जो है ना, अगर आप डी को एलिमिनेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बाकी के तीनों अपने आप निकल जाते हैं, सिर्फ एक बचता है, दैट इज एबीसी, है ना? अब ये तीनों चीजें जो है ये कोहेरेंट भी लगती हैं। ऐसा लगता है कि कोई प्रोग्रेसिव कैंपेन जो इन तीनों चीजों के साथ में बात कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों चीजों के साथ में वो इसकी भी बात करे, दैट इज डज नॉट सीम वेरी लॉजिकल, है ना? तो इस तरह से क्वेश्चन निकल सकता है। देन वी हैव, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 58, which theory of education focuses on the labels acquired through the educational process? Labels acquired through the educational process. Functionalist theory, socialist feminism, symbolic interactionalism, conflict theory. Okay, whatever, बताओ भाई, पढ़ो अगर किसी ने। ये मैम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होगा क्या? ओके, बाकी लोग? देखो, कर सकता हूँ। बताओ, कोई तो तुक्का मार दो यार, ऐसे क्वेश्चंस में तुक्के ही लगते होते हैं। मैं होती मैं ऑप्शन 1 करती, बट लेट्स सी। 040, नहीं, इसका 3 है। इट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म, ओके? ये टर्म भी मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, इंटरैक्शनलिज्म, ओके? तो इट इज ऑप्शन 3, ठीक है जी?
ये थोड़ा सा हैवी टर्म लग रहा था, अगर आप उस लॉजिक से जाना चाहते हो, बट डोंट गो, ठीक है, वो बहुत बार गलत होता है, वो वाला लॉजिक की जो टर्म हैवी लग रही है वो वाला कर लेते हैं। ठीक है, ये एजुकेशन वाले यूनिट के अंदर हम लोगों ने ये तो नहीं पढ़ा है, बट आई सी अगर मेरे को इसके ऊपर कुछ मिलता है तो मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। Next is question number 59. Ministry of Women and Child Development has launched which initiative to empower and strengthen financial inclusion of women entrepreneurs in the economy by providing continued sustenance and support to their creativity? Okay, Damini, Vikasini, Mahila E Heart, Mahila. मैम इसका 3 महिला ई हार्ट, महिला ई हार्ट। ओके, बाकी लोग इसका 3 हो सकता है, लेकिन मेरे को थोड़ी सी इसमें दिक्कत लग रही है, बिकॉज दिस इज अ प्लेटफॉर्म, राइट? बेसिकली जैसे amazon एक प्लेटफॉर्म है ना, जहाँ पे आप चीजें खरीद Yeah, सकते ma'am, it's हो an online। online e-market for women developed products. Yeah. तो amazon की तरह तरीके से, ठीक है, amazon की तरह जो है कि भाई एक इस तरह का प्लेटफॉर्म बना दिया जहाँ पे अलग अलग विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो कि विलेज एरिया से आती हैं, ठीक है, वो या बाकी स्मॉल टाउन से आती हैं, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे डाल सकते हैं, और वहां से आप लोग जा करके उनके प्रोडक्ट्स ले सकते हो। तो सेम चीज जो आप लोग अमेजोन के ऊपर करते हो या फ्लिपकार्ट के ऊपर करते हो, तो दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब दिस सीम्स टू बी कि भाई इट इज अ सस्टेन्ड एफर्ट, तो इट कुड बी अ लार्जर पॉलिसी फ्रेमवर्क या प्रोग्राम भी हो सकता है ना, और ये प्लेटफॉर्म उसका पार्ट हो सकता है। तो ये तो नहीं होगा फोर्थ तो बिल्कुल ही, ठीक है। अब दामिनी और विकासिनी मैंने तो पहले नहीं सुना, ठीक है, तो ओके, आई ऑल्सो गो विद ऑप्शन 3 ओनली, बट इट सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, नॉट द प्रोग्राम इटसेल्फ, ठीक है। और यहाँ पे ये इतना बड़ा पॉलिसी ऑब्जेक्टिव जो है वो किसी प्रोग्राम का ही हो सकता है, बट आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट प्रोग्राम, अगर वो एग्जिस्ट करता भी है तो। 015, इसका 3 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से आते हैं, और क्योंकि बाकी और कोई ऑप्शन जो है वो प्लॉजिबल नहीं लगता, तो यू कैन गो विद ऑप्शन 3, ठीक है। महिला ई हार्ट, ये भी आपके नोट्स के अंदर गिवन है, इसको देख लेना जा करके, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 60, which of the following statements is true in regard to the gender and development approach? आ गया almighty, widwad, gad, ठीक है। so this is gad, option A is, just a second, क्या करूँ मैं? Option A, it came into being as a response to the perceived shortcomings of the women in development approach. Okay. GAD-centered approaches are premised on the belief that structural changes in gender roles and relations are possible. Okay. Central to GAD is the belief that transforming unequal power relations between women and men is a prerequisite for achieving sustainable improvements in women's lives. Okay, transforming unequal power relations between women and men is a prerequisite for achieving sustainable improvements in women's lives. It does not seek to change hierarchical male-female relations. बताओ। Again, it's a very simple question. Only you guys are going to solve this question. मैं नहीं बताऊंगी इसका. Tell me.
मैम इसका ABC 2 नंबर। ये भी कौन सा A B and ABC 2 नंबर, ABC 2। बाकी लोग? ठीक है। GAD does seek to change hierarchical male female relations. GAD जो था लास्ट ऑफ विड वैड GAD था, तो GAD जो है ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव है, बाकी दोनों के शॉर्टकमिंग्स के ऊपर बिल्ड करता है। और बाकी विड की शॉर्टकमिंग ही तो यही थी ना, कि भाई हवा में बात कर रहे हो, आप ये बोल रहे हो इकोनॉमी अपने आप बदल जाएगी, आप स्ट्रक्चरल रिलेशंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हो, आप पेट्रियार्की नहीं देख रहे हो कि ये सारा जो वर्क के अंदर इनइक्वालिटी है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर इनइक्वालिटी है, इकोनॉमी के अंदर है, वो सब कुछ पेट्रियार्की से रिजल्ट कर रही है। अगर वेजेस जो है मेन और वुमेन के बीच में उसमें गैप है, तो सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई वुमेन जो है वो कम काम कर रही है या फिर आप कोई न्यू लिबरल थ्योरी लगा करके कुछ भी जस्टिफाई कर रहे हो, आपको पेट्रियार्की के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो विड की तो ये क्रिटिसिज्म थी, वैड की क्या थी बताओ? व्हाट वाज द क्रिटिसिज्म ऑफ वैड? वैड की ज्यादा कोई क्रिटिसिज्म नहीं थी, ठीक है, वैड जो था वो विड की क्रिटिसिज्म इस बेसिस के ऊपर करता था, लेकिन वैड को और ज्यादा उसको एक्सपैंड कर दिया गया, तो इट बिकेम जेंडर एंड डेवलपमेंट इंस्टेड ऑफ वुमेन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर कोई चीज वुमेन एंड डेवलपमेंट से चेंज होकर के जेंडर एंड डेवलपमेंट बन रही है, तो ऑब्वियसली इट विल सीक टू टॉक अबाउट हायरार्किकल मेल फीमेल रिलेशंस, it will also talk about structural changes in gender roles, right? It will also talk about unequal power relations. सी आप लोग पता, नॉट आप लोग, मतलब जनरली बात कर रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं ना कि बुक को हम लोग सेक्रेड मान लेते हैं, ठीक है, कि जो बुक में लिखा हुआ है वही सब कुछ है, उसको हम लाइन टू लाइन उसको याद कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जो बेसिकली अपना माइंड जो उस चीज के ऊपर फोकस नहीं करते हैं कि इसकी इम्प्लीकेशंस और क्या हो सकते हैं, इसका मतलब और क्या हो सकता है। ठीक है, तो वो जो ओपन एंडेड, अगर आप चीजों को पढ़ने की कोशिश करोगे ना, कि जहां पे अगर बुक में फुल स्टॉप लग गया वहां पे आपकी पढ़ाई खत्म होगी, ऐसा नहीं होता है। उस चीज के बारे में उसके ऊपर थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ठीक है, थोड़ा सा उसके इम्पैक्ट के बारे में जानने की कोशिश करो, बहुत ही कॉमन सेंसिकल लेवल के ऊपर उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, जब आप एक बहुत मतलब एक वो चीज होती है ना कि आप किसी बच्चे को कोई चीज समझा सकते हो, आइंस्टाइन ने बोला था ना कि अगर आप बड़े से बड़ी थियरी जो है, बड़े से बड़ी चीजें अगर आप एक 5 साल के बच्चे को नहीं समझा सकते हो, दैट मीन्स कि आपने उसको ढंग से नहीं पढ़ा, दैट मीन्स कि आपने उसको बहुत ही बारीक लेवल तक नहीं पढ़ा। ठीक है, जहाँ पे कॉमन सेंस एक जो वो होता है ना कि भाई एक राह चलते इंसान को, एक ले मैन को आप चीज समझा पाओ, तभी आपने वो चीज ढंग से पढ़ी है, तभी आपको उसके इम्प्लीकेशंस पता है। तो जब तक आप कॉमन सेंस चीजों के अंदर नहीं लगाओगे तब तक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, ये पेपर्स इस तरह से सेट नहीं होते हैं जैसे हमारे स्कूल या कॉलेजेस के पेपर सेट होते थे, कि भाई सेम क्वेश्चन बुक के अंदर दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, सेम 30 वर्ड्स या 300 वर्ड्स या वट एवर आप वहां पे जाकर के लिख दोगे और हो जाएगा। इट डज नॉट वर्क लाइक दैट, बिकॉज रिसर्च डज नॉट वर्क लाइक दैट, राइट? अल्टीमेटली आप लोगों ने रिसर्च करनी है, यू हैव टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वहां पे तो ये वाला अप्रोच नहीं चल सकता। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से व्हेन आई से कि कॉमन सेंस जो है वो चीजों के अंदर होनी चाहिए, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इजी कॉमन सेंस के साथ निकल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आप चीजों को सोचोगे तो इट विल हेल्प। ऑलराइट, तो इसका आंसर देख लेते हैं। 049, 2 ये इसका, ठीक है, ABC। Then is question number 61. Okay. Arrange the following chronologically: Seneca Falls Convention, World Conference on Women, Beijing, All India Women's Conference, World Conference of the UN United Decade for Women, Copenhagen, Denmark. Okay. Seneca Falls Convention कब हुई थी जी? बताओ जल्दी जल्दी।
यार कम ऑन, इतना तो मुश्किल भी नहीं है ये। 1927 someone is saying Seneca Falls Convention। और पीछे जाओ, 100 साल पीछे जाओ इसके। Somewhere in 1840s। एनीवे, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस बिकॉज अगर मुझे ये भी एक्सप्लेन करना पड़ गया दैट मीन्स कि आप लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं नोट्स खोल के देखे। मैम आंसर इसका 2 होना चाहिए। नहीं, आंसर नहीं मैंने पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा था सनेका फॉल्स कन्वेंशन कब हुई थी। अच्छा ये 48 में 1848। 1848, ठीक है। आंसर इसका 2 है। और ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज आप लोगों को खुद जा करके देखना पड़ेगा। 0772 ही है इसका आंसर, ACDB। Again, sequence, the central government may make rules for carrying out the provisions of this act. What is this? Article 39 of the Constitution of India, Equal Remuneration Ordinance, Equal Remuneration Act 1976। Okay, this is interesting। Ma'am, sorry to interrupt, ma'am, but can I just see the previous question? My screen froze, ma'am, and I couldn't see what we were discussing, ma'am. Okay, Just a second. So sorry, ma'am, I didn't realize. can you see it now? Yes, ma'am, it's working. Maybe some Wi-Fi issue. I don't know what happened. My screen froze. That's okay। So we were saying कि this is a question chronological वाला। Seneca Falls Convention, World Conference on Women, Beijing कब हुई थी? Beijing Conference। Ma'am, 1985. 95 मैम 95 में मैम। 1995। ओके। कोपेनहेगन की कब हुई थी? Ma'am, 85. ठीक है, नहीं 80 हुआ था 80। देख लेना। नाइजीरिया, मेक्सिको, कोपेनहेगन, दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग, उसको देख लेना नोट्स में जा करके। ठीक है। 80 है मैम और 85 है जो अगर इसके ऊपर भी डिबेट करनी पड़ गई तो आई डोंट नो, मतलब कि फिर ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है। ठीक है, इसको जा करके देख लेना। ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस भी है वहां पे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके। हाँ, तो दिस हियर इज टॉकिंग अबाउट इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976। ठीक है। और वो एक्ट ने किस तरह से शेप ली, उसमें क्या क्या चीजें हुई थ्रू आउट द इयर्स, उसके बारे में बात कर रहा है कि उसको हमें सीक्वेंस में लगाना। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इससे पहले इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है। A is the central government may make rules for carrying out the provisions of this act। B is Article 39 of the Constitution of India। C is Equal Remuneration Ordinance। D is Equal Remuneration Act 1976। बताइए आपको क्या लगता है पहले क्या आया होगा? टेल मी। मैम इसलिए पहले पहले होना चाहिए क्योंकि ये कह रहा द सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेक रूल, पहले रूल्स बनाएंगे तब तो कुछ भी आएगा जो भी आना होगा। मे मेक रूल्स, ठीक है, जो आपने बोला वो बात ठीक है। दैट्स अ लॉजिकल थिंग, बट मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। एक्ट तो पहले आ चुकी है ना। अच्छा तो पहले फिर एक्ट आएगा तो या तो आर्टिकल 39 Ma'am, इक्वल the रिम्यूनरेशन का। constitution
would have the article first. इसका The मैम law will be मैम derived from the article of the जी, Constitution. So Article 39 of the Constitution of India will be first. Yes, article will come first because India constitution was enacted in the year 19 27 हाँ 27 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनैक्टेड संविधान किस साल में लागू हुआ था 1927 में हुआ था बताओ ऐसे चुप नहीं होना बताओ कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन कौन से साल में इनैक्ट हुआ था यार कम ऑन Ma'am, 1949 it was enacted and it came into force in 1950. ओके ठीक है तो जब आपको पता है इस तरह की डिटेलिंग का तो फिर बोलते क्यों नहीं हो यार 26 नवंबर 1949 को साइन हुआ था कि नहीं हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हो गया था ना इनैक्ट राइट यस यस 19 ओके 1947 में आजादी मिली थी ठीक है यस सही बात है ना मिली थी नहीं मिली थी या 2014 में मिली थी आई शुड नॉट से दिस ऑन यूट्यूब हाँ मैम बट मिली एज थी पर और कंगना रनौत 2014 में आजादी मिली थी ना तो अगर आपको वो चाहिए कि 2014 में आजादी मिली 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन बना फिर आर्टिकल 39 आया लेकिन एक्ट जो थी वो 1976 में आ चुकी थी तो ये लॉजिकल कुछ लगता है फिर तो है ना इफ वी गो बाय कंगना रनौत बट अगर हम लोग जो है सत्य की बात कर लें तो वो यही है ना कि आजादी 1947 में मिली थी और कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इनैक्ट हुआ था तभी तो 26 जनवरी को हम हर साल छुट्टी मिलती है ना हमें इसी वजह से मिलती है ना और एक और चीज है कि भाई 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये आर्टिकल उसमें आया इस आर्टिकल में हम लोग किसी अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज आर्टिकल 39 इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी डीपीएसपी के अंदर अमेंडमेंट्स बहुत कम होती हैं ठीक है तो आर्टिकल 39 बेसिकली टॉक्स अबाउट व्हाट वो भी नोट्स में गिवन है व्हाट इज आर्टिकल 39 अबाउट And that there should be no discrimination in both recruitment as well as remuneration between any sexes. तो बेसिकली इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क राइट तो आर्टिकल 39 पहले आया भाई डीपीएसपी ने बोला था सरकार को डीपीएसपी का मतलब है कि कुछ बेसिकली सरकार को गाइडलाइंस दी गई है कि आपको ऐसे ऐसे करना है तो एक गाइडलाइन ये है कि भाई आपको इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क देना है उस चीज को इनएक्ट कौन सी चीज करती है इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ उस बात को कहा है उस बात को कानून बनने के लिए उसके ऊपर बिल लाना पड़ेगा बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास होगा तब वो एक्ट बनेगी देन इट विल बिकम पार्ट ऑफ लॉ तब उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा राइट अब अगर मैं किसी को जाकर के बोल दूं कि भाई क्योंकि सिर्फ आर्टिकल 39 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो इस तरह से दिया हुआ है कि भाई मेरे को वेजेस मिलनी चाहिए दैट डज नॉट वर्क हियर इट हैज टू बिकम अ पार्ट ऑफ लॉ ओके एंड इट बिकेम अ पार्ट ऑफ लॉ विद द इनैक्टमेंट ऑफ इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 और जब एक्ट बन जाती है उसके बाद सरकार रूल्स बनाती है किसी एक्ट को लेकर के बिकॉज उसका कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट होता है ठीक है उसका कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा कुछ बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है उस चीज के अंदर ठीक है कि भाई कोई इतने घंटे काम कर रहा है उसको इतने वेजेस जो है वो पर आवर मिलनी चाहिए अगर कोई ओवर टाइम कर रहा है उसको इतनी मिलेंगी तो सिर्फ कानून ला देने से कुछ नहीं होता बहुत सारी और चीजें करनी पड़ती है और उन और चीजों का मतलब है आपको रूल्स लेकर के आने पड़ेंगे सो दैट ही कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जिस तरीके से एक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसके अंदर ठीक है तो जब एक्ट बन गई उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इट मे मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फाइन अगर आप सिर्फ इस सीक्वेंस के हिसाब से जाओ अगर आप सिर्फ ऑर्डिनेंस को छोड़ दो अगर हमने ऑर्डिनेंस कभी पढ़ी भी नहीं तो देखो क्या सीक्वेंस बनता है BDA अब देख लो अगर किसी और इसके अंदर कहीं पे भी ये सीक्वेंस हो इसके अंदर नहीं है इसके अंदर नहीं है इसके अंदर नहीं है
सिर्फ ये वाला सेकंड ऑप्शन है जिसके अंदर ये सीक्वेंस बनता है, दैट इज BCDA। अब ऑर्डिनेंस क्या होता है, कोई मेरे को बता सकता है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनेंस? बताओ ऑर्डिनेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्यादेश। And basically an order or a rule made by the government. वाई? वो तो एक्ट भी सेम ही चीज होती है, और क्या होती है? मैम इसमें यही होता है कि जैसे केंद्र सरकार मतलब इसको बनाते हैं, कोई भी कानून को अगर केंद्र सरकार से पारित हो जाएगा तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते कोई भी आप में से सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, डेफिनेशन नहीं बता रहा ऑर्डिनेंस की। देखो, आपको ये पता है हाँ। पार्लियामेंट पूरा साल जो है वो नहीं बैठता। हैं। मतलब ये राष्ट्रपति भी रहेंगे, राष्ट्रपति द्वारा ही होगा जो कि क्यों एक्ट के ऊपर राष्ट्रपति के साइन नहीं होते? एक्ट के ऊपर फाइनल सिग्नेचर कौन करता नहीं, है? एक्ट के ऊपर नहीं, बिल के ऊपर फाइनल सिग्नेचर कौन करता है, जिससे पहले वो एक्ट नहीं होता? मैम बिना राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस के का सिग्नेचर के अब बिल कैन नॉट बिकम एन एक्ट, तो राष्ट्रपति का सिग्नेचर इज नॉट द थिंग हियर। आपको ये पता, पार्लियामेंट जो है वो पूरा साल सेशन के अंदर नहीं होता है। पार्लियामेंट कुछ महीनों के ऊपर सेशन में होता है, राइट? लेकिन एक देश तो इस तरीके से काम नहीं करता कि कुछ महीने काम कर लेगा, कुछ महीने नहीं करेगा। कुछ महीने की हो सकता है किसी लॉ की जरूरत ना पड़े, कुछ महीने पड़ जाए, तब क्या करोगे? फॉर इंस्टेंस कोई ऐसी चीज हो जाती है जो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर आपको किसी चीज के ऊपर कानून बनाना है, राइट? तो तब आप क्या करोगे? पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो तब उसके ऊपर वोटिंग तो नहीं करवाई जा सकती ना पार्लियामेंट के अंदर, जब MPs जो है दे आर नॉट इन प्रेजेंस ओनली। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तब सरकार जो है क्या करती है? ऑर्डिनेंस लेकर के आती है। ऑर्डिनेंस का बेसिकली वही काम होता है जो किसी एक्ट का होता है, ठीक है? सेम इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी, सेम सब कुछ। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उसको कैबिनेट ने बना करके भेज दिया है, ठीक है? उसके वो पार्लियामेंट में अभी तक पेश नहीं हुआ। और ये सरकार कब करती है? जब आपको किसी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर किसी लॉ की जरूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि वो एक्ट नहीं है तो उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। एक्ट जो है वो बिना पार्लियामेंट के मंजूरी के नहीं बन सकती है, राइट? अब ऑर्डिनेंस एक्ट कब बन जाता है? मान लो कि सरकार ने ऑर्डिनेंस इनएक्ट कर दी, ठीक है? किसी भी ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम जो वो है ना एज हो सकती है, दैट इज 6 मंथ्स। यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर जब आपने ऑर्डिनेंस बना दिया, पार्लियामेंट को सेशन में आना पड़ेगा। पार्लियामेंट को सेशन में आते ही 6 हफ्तों के अंदर जो है उस ऑर्डिनेंस के ऊपर वोट करना पड़ेगा, उस ऑर्डिनेंस के ऊपर डिस्कशन करनी पड़ेगी, या तो हाँ में या तो ना में। अगर हाँ हो गया तो फिर वो एक्ट बन जाएगी, अगर ना हो गया तो वो ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है? तो थोड़ी बहुत पॉल साइंस भी आप लोगों को आनी चाहिए अगर आप लोग विमेन स्टडीज की बात करें, बिकॉज जेंडर रिलेशंस इज नथिंग बट पावर स्ट्रगल। तो बिना पॉल साइंस के तो आप पावर स्ट्रगल को नहीं समझ सकते हो, राइट? दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेंस एंड एक्ट। और मैं यहाँ पे समझाने आपको नहीं आई थी, बट स्टिल ये चीजें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। अगर ऑर्डिनेंस आ गई पहले तो फिर ऑब्वियसली एक्ट बाद में आएगी। अब एक्ट के बाद ऑर्डिनेंस आए, इस चीज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। जब आपके पास ऑलरेडी किसी चीज का कानून है तो आप नया ऑर्डिनेंस क्यों लेकर के आओगे? या तो आपने पहले वाली एक्ट को खत्म कर दिया तब लेकर के आओगे, बट हमें पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ऑर्डिनेंस पहले आएगा, एक्ट बाद में आएगी, ठीक है? अब समझ में आया? यस मैम। ओके, तो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। 081 टू ही है इसका आंसर, ठीक है? ओके, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 63, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, ब्लैक फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म।
Objectives: racism, ethnicity and class. Adult suffrage, patriarchy, discrimination and oppression. Personal is political. बताइए. Ma'am, first wave will be regarding suffrage rights, so option 2, adult suffrage. Second wave will be for option 3, patriarchy, discrimination and oppression. Black feminism will focus on racism and radical will focus on personalist political. Okay, excellent. बाकी लोग कोई डाउट? मैम सही है. सही है. यस मैम. वैसे ही बाकी अगर ना भी कुछ आता हो तो ये तो आती है ना, मैं जनरली रेडिकल फेमिनिज्म गिव द स्लोगन पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल. तो अगर सिर्फ ये देखो तो डी का 4 सिर्फ इस ऑप्शन के अंदर है. बट इस ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट वेव बिकम्स रेसिज्म, एथनिसिटी एंड क्लास. Then what will black feminism be about? This is wrong. Radical feminism. Radical feminism का ये होगा, पेट्रियार्की, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन. डी का 3. ठीक है, तो अगर हम इस ऑप्शन में देखें, अगर चीजें वर्कआउट करें तो ए का 2 फर्स्ट वेव एडल्ट सफरेज. ठीक है. बी का 4 सेकेंड वेव पर्सनलिस्ट पॉलिटिकल, ये ठीक बैठ जाता है. ठीक है. सी का 1 ब्लैक फेमिनिज्म, रेसिज्म, एथनिसिटी एंड क्लास. और डी का 3 पेट्रियार्की, डिस्क्रिमिनेशन, ऑपरेशन. फाइन. ये देख रहे हो, कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने सिर्फ रेडिकल और सेकंड वेव को इस तरह से इंटरचेंज कर दिया. तो इसका ऑप्शन 4 होगा. 067. 4 है. ठीक है. कई बार सबसे सिंपल दिखने वाले क्वेश्चंस सबसे ज्यादा नंबर ले जाते हैं. Which of the following statements are true in relation to achievement of SDGs and impact of COVID? Okay. School closures are likely to increase gender gaps in education and rates of child marriage. Option B, severe levels of food insecurity are substantially higher for women than men and are likely to get worse. Women have substantially benefited due to decrease in work pressure and double burden. The lack of clean cooking fuels and technologies is causing the premature death of nearly 2 million women a year. बताओ. Choose the correct answer. So basically अगर आप लोगों ने कोविड के टाइम के ऊपर थोड़ा सा न्यूज के ऊपर ध्यान दिया था, यू विल नो बहुत सारे शैडो पैंडेमिक्स की बात हो रही थी. मैम इसका ए 2 आंसर होगा, ए बी सी. Ma'am, I think it's number 1, A, B, and D. Because C is completely wrong because women have not, ulta, it has been the double burden for them because due to a lot of domestic violence cases, so they have not benefited at all. So at least the other 3 options are correct. ठीक है. अभी मान लो कि डबल बर्डन बेसिकली क्या होता है, डबल शिफ्टिंग, कि भाई